हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय मोदित। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। रेडियो एक्टिविटी में ही कंटिन्यू चल रहे हैं, लेक्चर सेकंड है। इसमें हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड सोडी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी जब हमने किया था तब इट्स अ वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग फिनोमेना, राइट? क्योंकि एक सब्सटेंस की वजह से दूसरा सब्सटेंस अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। हेनरी बेकेरेल ने यही तो देखा था, यूरेनियम की वजह से फोटोग्राफिक प्लेट है उसका सरफेस क्या हो जाता है, ब्लैक, जबकि दोनों आपस में कोई कनेक्ट भी नहीं थे, ठीक है। एक सब्सटेंस ऐसा हो सकता है जिसमें से इनविजिबल रेज निकलती है और दूसरे सब्सटेंस को क्या कर देती है, अफेक्ट कर देती है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी इज ए वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग फिनोमेना ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ओके। ये इवेंट हुआ था 1896 में। तभी काफ़ी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, इसको समझने की कोशिश की थी। 1902 में रदरफोर्ड और सोडी, इन दो साइंटिस्ट ने बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को अच्छे से ऑब्जर्व किया। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट देखे उन्होंने, ठीक है। ये रेडियो एक्टिविटी कैसे हो रही है, कैसे रेज निकल रही है, कौन से पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, कितने पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, इनका नंबर्स क्या है, ठीक है। उन्होंने कंक्लूजन निकाले, बहुत सारे कंक्लूजन निकाले। हम स्टडी करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला कंक्लूजन क्या था कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये बेसिकली एक न्यूक्लियर फिनोमेना है, ठीक है। क्या है ये? न्यूक्लियर फिनोमेना, ओके। ये हमने लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टी में भी यही बताया था कि ये न्यूक्लियर फिनोमेना है। इन्होंने इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया। इन्होंने क्या बताया कि रेडियो एक्टिविटी जो है उसको आप कोई भी प्रोसेस के थ्रू रोक नहीं सकते, मतलब आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कांट कंट्रोल द रेडियो एक्टिविटी बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। आप कोई भी प्रोसेस यूज कर लो, चाहे फिजिकल प्रोसेस चाहे केमिकल प्रोसेस, आप रेडियो एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। इट कांट नाइदर बी एक्सटेंडेड नॉर कैन बी रिड्यूस्ड। आप इसको बढ़ा नहीं सकते, आप इसको कम नहीं कर सकते। ये ऑटोमेटिक फिनोमिना होता है, इसमें से अपने आप पार्टिकल्स एमिट होते हैं। आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमें इतने पार्टिकल ही चाहिए या इतने पार्टिकल ही हम रखना चाहते हैं, ठीक है, इतने टाइम तक इतने ही पार्टिकल एमिट हो, तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते बेसिकली। और ये केवल और केवल न्यूक्लियर फिनोमेना है जो न्यूक्लियस से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। सेकंड इसका कंक्लूजन था, उन्होंने क्या बताया कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है इसका जो नेचर है वो स्टैटिस्टिकल नेचर होता है। स्टैटिस्टिकल नेचर। अब स्टैटिस्टिकल नेचर का मतलब क्या होता है? आप रेडियो एक्टिविटी में ये नहीं बता सकते कि कौन सा पार्टिकल एमिट होगा। वो अल्फा पार्टिकल हो सकता है, बीटा पार्टिकल हो सकता है, गामा रेज हो सकती है। इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। आप इमेजिन, आप ये नहीं बता सकते कि भाई इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो वो कितने पार्टिकल निकलेंगे, बीटा पार्टिकल निकलेंगे तो वो कितने पार्टिकल निकलेंगे, गामा रेज एमिट होगी तो वो कब तक, कितनी टाइम तक और कितनी गामा रेज एमिट होगी। इट्स अनप्रिडिक्टेबल। और ये जो नेचर है इसका कैसा है? स्टैटिस्टिकल नेचर होता है, इसलिए इसका नेचर हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज, अब रेडियो एक्टिविटी आप देख सकते हो कि एक न्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें से पार्टिकल निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अल्फा पार्टिकल, अल्फा क्या होते हैं? हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, यानी हीलियम 2He4। तो अगर कोई न्यूक्लियस में से हीलियम निकल जाता है तो एटम ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम में से अगर अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो जाता है तो वो थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है। 92U238 will convert after the emission of alpha particle in 90 thorium 234। ये ऐसा फिनोमिना है रेडियो एक्टिविटी जिसमें अपने आप जो पार्टिकल होता है, जो एटम होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे एटम में। अगर एटम चेंज हो रहा है, यानी एटम अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उसकी फिजिकल और उसकी केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, ठीक है। बिकॉज जो पार्टिकल आ रहा है अपने यहाँ, यानी एमिशन होने के बाद में जो नया आइटम बन रहा है
उसका नया ही तो एटॉमिक नंबर है, नए उसके मास नंबर होंगे, नए उसका प्रोटॉन नंबर, नया उसका न्यूट्रॉन नंबर। सो आप समझ सकते हो उसकी प्रॉपर्टीज़ और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो उसके पेरेंट न्यूक्लियस से काफ़ी डिफरेंट हो जाएगी, ऑब्वियसली होगी। सो यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी विल चेंज। सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जस्ट सपोज कोई सब्सटेंस है, उसमें स्टार्टिंग में जो न्यूक्लियाई है, मतलब टाइम जब जीरो है, स्टार्टिंग में न्यूक्लियाई है एन नोट। ठीक है, एन नोट क्या है यहाँ पर, स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पर है, इतने उसमें एक्टिव न्यूक्लियाई अभी है t0 पे। अब मान लो कुछ टाइम के बाद में, यानी t टाइम के बाद में उसमें n पार्टिकल रह जाते हैं, यानी n उसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई रह जाते हैं t टाइम के बाद में, आफ्टर t टाइम। ठीक है, सो हम ऐसा भी कर सकते हैं, मान लो स्मॉल टाइम dt में dn पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, dt टाइम में dn पार्टिकल एमिट हो गए हैं। ठीक है, सो the radioactive decay per unit time is directly proportional to the number of nuclei present at that time। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डिके रेट यानी dn/dt, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का डिके रेट जो होता है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, ये जो नंबर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस टाइम उसमें कितने न्यूक्लियाई है। तो उस टाइम उसमें कितने न्यूक्लियाई है, n है, क्योंकि अभी हमने कहा कि t टाइम के बाद में मान लो उसमें n पार्टिकल रह जाते हैं, तो t टाइम के बाद में पर यूनिट टाइम जो डिके रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस नंबर के जो उसमें उस टाइम प्रेजेंट है पार्टिकल। ठीक है ना, सो ये क्या है, ये डिक्रीजिंग नंबर है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। ओके, so minus dn/dt, its a decay rate is directly proportional to the number of nuclei present at that time। okay, so अब क्या करेंगे, प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं। ठीक है, so minus dn/dt is equal to lambda n। लेमडा क्या है, प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, यहाँ पर लेमडा क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डीके कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, डीके कांस्टेंट। ओके, सो अगर डीके कांस्टेंट को हमें डिफाइन करना हो, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, डीके कांस्टेंट को हम डिफाइन करेंगे कैसे, सो डीके कांस्टेंट लेमडा इज इक्वल टू माइनस dn/dt अपॉन कैपिटल n। ठीक है, एक बार अगर हम माइनस साइन को नेग्लेक्ट करें तो नेग्लेक्ट करेंगे तो उसको क्या लगा दो, एक बार मॉड्यूलस लगा दो। ठीक है, सो डीके कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट्स से डीके कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डीके पर यूनिट एटम। यहाँ पर क्या है, ये रेडियोएक्टिव डीके पर यूनिट एटम या पर यूनिट न्यूक्लियाई। ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 1, सो इट इज ए डीके रेट पर यूनिट एटम और पर यूनिट न्यूक्लियाई। ओके, सो इक्वेशन 1 से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dn/dt इज इक्वल टू माइनस लेमडा n। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, n टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं और dt को उधर ले आते हैं, तो क्या आएगा, dn/n इज इक्वल टू माइनस लेमडा dt। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, अब टाइम है वो 0 से, मान लो 0 से t टाइम तक हम ले रहे हैं, तो टाइम की जो लिमिट आएगी, लोअर लिमिट तो क्या आ जाएगी 0 और अपर लिमिट आएगी t। ठीक है, सो यहाँ पर भी लिमिट आएगी 0 टाइम पर, जब टाइम 0 था तब उसमें कितने न्यूक्लियाई थे, n0 थे, तो यहाँ पर लोअर लिमिट आ जाएगी n0। और t टाइम पर, जब आफ्टर टाइम t, अब उसमें कितने न्यूक्लियाई है, n है, तो इसकी अपर लिमिट आ जाएगी n। ओके, सो नाउ इंटीग्रेट 1/n। 1/n का इंटीग्रेशन क्या होता है, n के रिस्पेक्ट में log n होता है, और लिमिट आ जाएगी n0 टू n इज इक्वल टू
अब यहाँ पर हम टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो लेमडा है ये बाहर आ जाएगा, माइनस लेमडा इंटीग्रेशन 0 टू टी डी टी, राइट। अब लिमिट कैसे लगाते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो log n माइनस log n नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा डी टी का इंटीग्रेशन t होता है, t 0 से लेकर t तक, ठीक है। सो log n माइनस log n नॉट, log a माइनस log b, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन b, ठीक है। सो log n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा, सेम लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह t रखेंगे माइनस 0, ओके। सो यहाँ पर नोट करना, ये जो log है इसका जो बेस है वो e में है, ठीक है, ये e है। नाउ log n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा, t में से 0 गया, t गया, t बचेगा, तो माइनस लेमडा t। अब क्या करो, दोनों तरफ LHS और RHS दोनों में क्या कर सकते हैं, दोनों को e की पावर में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे LHS को e की पावर में लेंगे तो क्या आएगा, e की पावर log e n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लेमडा t, ठीक है। सो e से ये log ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, n अपॉन n नॉट, n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लेमडा t, ठीक है। सो n नॉट को अगर मैं उधर ट्रांसफर करूं तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लेमडा t, ओके। नाउ अब हम क्या करते हैं, इनका एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन के थ्रू हम ग्राफ बनाएंगे दो, एक तो हम बनाएंगे log n अपॉन n नोट का t के साथ और एक n अपॉन n नोट का t के साथ, ठीक है। तो पहला ग्राफ देखिए, अगर आप ऑब्वियसली ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि माइनस आ रहा है, तो ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर आप फंक्शन इंक्लूड करते हो, ग्राफ बनाते वक्त अगर आप फंक्शन इंक्लूड करते हो तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और अगर आप फंक्शन इंक्लूड नहीं कर रहे हो log वाला तो आपको एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलेगा। क्यों, क्योंकि उस टाइम जो क्वांटिटी है वो फंक्शन के हिसाब से फंक्शन के हिसाब से चेंज होगी, ठीक है। सो पहले हम करते हैं फंक्शन के साथ, अगर हम ये ग्राफ बनाते हैं log n अपॉन n नॉट का t के रिस्पेक्ट में, t के साथ अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल आपको डिक्रीज मिलेगा, ठीक है, ऐसे, सॉरी यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लेकिन अगर आप फंक्शन इंक्लूड नहीं करते हो, यानी आप n अपॉन n नॉट और t का ग्राफ बनाते हो, तो आपको एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का ग्राफ मिलेगा, ऐसे n अपॉन n नॉट वर्सेस टाइम, ओके स्टूडेंट्स। So now again we will move on the decay constant, ठीक है। So decay constant में एक बार थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो हम ग्राफ में भी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर decay constant में देखिए, ये जो क्वांटिटी आई है अपनी, ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में अगर मान लो मैं t की वैल्यू या लेमडा की वैल्यू 1 अपॉन टी रखूँ, क्या, लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, ठीक है, तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस 1 अपॉन टी इंटू टी। भाई यहाँ पर क्या किया, लेमडा की जगह 1 अपॉन टी रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस 1, ठीक है। सो n इज इक्वल टू n नॉट अपॉन e, ठीक है, 1 अपॉन ई। इसको हम सोल्व करेंगे, ई की वैल्यू होती है 2.7 समथिंग होती है, इसको सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू आपकी आएगी 0.368 n नॉट, n इज इक्वल टू 0.368 n नॉट, ओके स्टूडेंट्स। नाउ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डीके कांस्टेंट होता है, डीके कांस्टेंट
इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। भाई ये क्या है, रेसिप्रोकल है। तो डीके कांस्टेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, ठीक है। विच टाइम, कौन से टाइम पे ये रेसिप्रोकल होगा? सो जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, स्टार्टिंग में जितने न्यूक्लियाई थे उनका कितना पार्ट हो जाए, 36.8%, ठीक है। इसका मतलब decay constant is the reciprocal of time at which the number of nuclei will remain 1/3 part of the starting numbers of nuclei। यानी स्टार्टिंग नंबर कितने थे, एन नोट थे, एन नोट का भाई 36.8%, ये ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट ही तो हो गया। सो स्टार्टिंग यानी एन नोट का 1/3 पार्ट, जब एन नोट का 1/3 पार्ट न्यूक्लियाई जितने एटम में रह जाते हैं, ठीक है। सो वो उस टाइम का जो रेसिप्रोकल है वही क्या होता है, डीके कांस्टेंट होता है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब डीके कांस्टेंट टाइम का रेसिप्रोकल होगा उस टाइम पे 36.8% न्यूक्लियाई उसमें रिमेन रहेंगे सब्सटेंस में, और बाकी यानी 63.2% न्यूक्लियाई डिके हो चुके होंगे, ठीक है ना। या आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। डिके कांस्टेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, ठीक है। और जब इस टाइम पर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं वो स्टार्टिंग के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के 36.8% हो जाते हैं, ठीक है, या 1/3 हो जाते हैं। यानी इसका मतलब 63.2% न्यूक्लियाई डिके हो चुके हैं और 36.8% ही अब उसमें रिमेन है सब्सटेंस में। सो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एक्टिविटी का। सो स्टूडेंट्स, देयर आर टू वेज टू डिटरमाइन द रेडियो एक्टिव डिके। द फर्स्ट इज वी कैन डिटरमाइन द रिमेनिंग nuclei in the substance after time t, and the second is we can determine the decayed nuclei after the time t. So it's better to determine the decayed nuclei after some time small t rather than we determine the remaining nuclei in the nucleus, okay. So what is activity? Activity is the number of decayed nuclei per unit time, यानी यूनिट टाइम में कितने न्यूक्लियाई डिके हो रहे हैं वो क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी होती है। इसको हम, ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ओके। ओके स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर एक्टिविटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। सो कैपिटल आर इज इक्वल टू dN/dt, यानी डिकेड न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम, ठीक है। और ये पॉजिटिव होती है इसलिए हमने क्या लिखा है, मॉड्यूलस लगाया, ओके। वी नो फ्रॉम द लॉ ऑफ रदरफोर्ड-सोडी ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, dN/dt इज इक्वल टू लेमडा एन। ये जस्ट हमने अभी स्टडी किया है, लेकिन ये क्या है, इसको मॉड्यूलस लेना है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, मॉड्यूलस लगाएंगे। सो dN/dt इज इक्वल टू लेमडा एन। सो R इज इक्वल टू लेमडा एन। सो अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था, क्या, कि n इज इक्वल टू n0 e⁻ लेमडा t। Put the value of n in this equation, we will get the R is equal to lambda into n0 e⁻ लेमडा t। ओके स्टूडेंट्स, लेमडा n0 को हम R0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, R0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। R0 को हम क्या कहते हैं, इनिशियल एक्टिविटी, ओके, इनिशियल एक्टिविटी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्टिविटी, ओके। एक्टिविटी की यूनिट होती है बेकेरल, ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, BQ। यूनिट क्या होती है, बेकेरल, ठीक है, और सिंबल क्या होता है, BQ। 1 बेकेरल इज इक्वल टू 1 डीके पर सेकेंड, ठीक है। और अदर इसकी यूनिट भी होती है, एक इसकी यूनिट होती है क्यूरी, ठीक है।
अदर यूनिट क्यूरी, ठीक है। इसको हम CI से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। 1 क्यूरी होता है 3.7 इंटू 10⁻10 बेकेरल, ठीक है। और एक और यूनिट होती है इसकी रदरफोर्ड, जिसको हम RD से डिनोट करते हैं। 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁻6 बेकेरल। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में रेडियो एक्टिविटी में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में रेडियो एक्टिविटी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम हाफ लाइफ और मीन लाइफ को स्टडी करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।